नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाटिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों क्लास 8 का जो भूगोल वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने बात की थी कि जो आपकी क्लास 8 है उसमें एसएसटी जो होती है, वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो एसएसटी की 4 ब्रांचेस होती हैं। जो पहली ब्रांच होती है वो होती है भूगोल, जहाँ पर हम पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में जानते हैं, पृथ्वी की आकृति के बारे में जानते हैं। दूसरी जो हमारी ब्रांच रहती है दोस्तों, दूसरी ब्रांच रहती है हमारी अर्थशास्त्र वाली, जिसके अंदर हम अर्थशास्त्र यानी अर्थ से रिलेटेड, अर्थ यानी पैसा, यानी कि हमारे जो देश है उसके अंदर कितना बजट बनाया जाएगा, कितना किस योजना में खर्च किया जाएगा, इस सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। बेसिक जो जानकारी होती है वो अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों एक आता है राजनीति विज्ञान, और ये जो दोस्तों राजनीति विज्ञान है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे सरकार कैसे चलती है, संसद क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, और जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही है भारत के अंदर वो कैसे चलती है, उसके क्या रूल्स होते हैं। तो ये सब किसमें पढ़ते हैं? हम राजनीति विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। और चौथा जो पार्ट हमारा आ जाता है इतिहास का, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम कि पुराने समय में क्या क्या हुआ, कौन कौन से राजा महाराजा हुए, कौन कौन से फिर ब्रिटिश शासन कैसे लागू हुआ, अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेज कैसे शासन करते थे, तो ये सब चीजें। तो ये टोटल 4 ब्रांचेस रहती हैं हमारी एसएसटी की। तो दोस्तों क्लास 8 के अंदर अर्थशास्त्र वाला पोर्शन तो आपका है नहीं, यानी आपको सिर्फ 3 ही ब्रांचेस दी गई हैं क्लास 8 की एसएसटी बुक में। कौन सी? भूगोल वाली, राजनीति विज्ञान वाली और इतिहास वाली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका इतिहास वाला है, सेकंड पार्ट आपका राजनीति विज्ञान वाला और थर्ड पार्ट आपका भूगोल वाला है। तो थर्ड पार्ट जो है भूगोल वाला, ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी वीडियो सीरीज हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा पार्ट। तो अब हमारे सिर्फ 2 ही पार्ट रहे हैं, राजनीति विज्ञान और इतिहास। तो अब फिर हम राजनीति विज्ञान का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जो पोर्शन है दोस्तों, उसमें हमारे पास जो है 11 चैप्टर्स हैं। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स रहेंगे, कुछ तो ऐसे चैप्टर्स रहेंगे जिसमें 2 या 3 ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो राजनीति विज्ञान को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारा जो याद करने वाला पोर्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। याद इस तरीके से कि आपको मान लीजिए कि ऐसे याद करना था कि विश्व का सबसे गहरा ग्रह जो है वो मोरियाना ग्रह है। तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, वो गहरा है तो है, बस आपको याद करना था उसमें। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि चीजों को समझना है कि संविधान क्या होता है, सरकार क्या होती है, समानता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, भाईचारा क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पे इस पोर्शन में आपको समझने पर ज्यादा ध्यान देना है, याद करने और लिखने पर कम ध्यान देना है। कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स रहेंगे इसमें, जिसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही बनेंगे हमारे। ठीक है, तो वहां पर आपको इसमें समझने की तरफ ध्यान देना है। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये चैप्टर काफी अच्छा है और ठीक ठाक चैप्टर है। इसमें हमारे काफी क्वेश्चंस बन जाएंगे, 5-6 क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा, उसका नाम है भारतीय संविधान। अब दोस्तों जैसे ही हम नाम सुनते हैं ना भारतीय संविधान, तो हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि संविधान क्या चीज है, संविधान ऐसा है क्या कि हम कहते हैं कि जी ये तो संविधान में लिखा है और ये संविधान में नहीं लिखा है, जो संविधान में लिखा है वही कानून चलते हैं हमारे यहाँ पर। कि सिंपल सी बात है, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये संविधान है क्या। तो दोस्तों बेसिकली अगर आपने कोई गेम खेला होगा तो आपको पता होगा कि हर गेम के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल के कुछ रूल होते हैं कि फुटबॉल को आप हाथ से नहीं छू सकते, आपको पैरों से ही खेलना पड़ेगा। यानी जो खिलाड़ी यहाँ से बॉल को लेकर के आ रहे हैं, जो नेट के सामने जो कीपर खड़ा होता है सिर्फ वही हाथ यूज करता है, बाकी के जो प्लेयर है वो हाथ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फुटबॉल है तो वो पैरों से खेलेंगे। वैसे ही क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो क्रिकेट के भी कुछ रूल्स होते हैं कि वहां पर कैसे कैच लेने पर आउट हो जाएगा, रन आउट होता है, अगर रन लेते वक्त खिलाड़ी नहीं पहुंचता है तो बाउंड्री से सीधा पार जाता है, जो छक्का होता है, एक नीचे लग के जाती है बॉल तो वो चौका होता है। तो इस तरह के कई सारे तमाम तरह के रूल्स होते हैं। तो वैसे ही किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ऐसे तो देश चल ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में हर चीज का एक रूल है, कैसे चुनाव होंगे, कैसे चुनाव के बाद कैसे विधानसभा जो है उनका चुनाव होगा, विधानसभा के जो भी सदस्य होंगे यानी विधायक बनेंगे,
कौन कौन विधायक के पद पर खड़ा हो सकता है, कैसे कैसे चुनाव होंगे, कौन कौन चुनाव में मतलब वोटिंग कर सकता है, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के नियम हैं। इसी तरीके से स्कूल के भी नियम होते हैं, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं वहाँ के अलग अलग नियम होते हैं। तो वैसे ही देश को चलाने के लिए भी कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, और उन नियमों को अगर किसी दस्तावेज में लिख दिया जाए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि वैसे अगर नियम सीधे साधे बना दिए जाएं तो अब नियम कुछ बदलते बनते रहेंगे। तो ऐसे करने के लिए क्या कर दिया गया कि उन नियमों को लिख दिया गया, ताकि ये रूल्स जो है वो बार बार बदले ना। ठीक है, लिख दिया गया तो सबके पास प्रमाण है कि ये लिखित है, यही माना जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि यहाँ पर एक रूल है, संविधान में लिखा गया है कि सभी को धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप स्कूल के अंदर जब भी अपनी क्लास में जाते थे पहले, तो आपकी क्लास में आप सब लोग एक ही तरह के डेस्क होते थे। ऐसे तो नहीं होता था कि इस जाति के, इस धर्म के लोग अलग बैठेंगे, ये ऊंचे धर्म के लोग हैं, ये नीचे धर्म के लोग हैं, तो जो नीची जाति के लोग हैं वो नीचे बैठेंगे और जो ऊंची जाति के बच्चे हैं वो ऊपर बैठ करके पढ़ाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि संविधान में लिखा गया है कि सभी को क्या दिया जाएगा, समानता का अधिकार दिया जाएगा। यानी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी लड़की है या लड़का है उसके आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको समान तरह के डेस्क मिले होंगे, तो सबको समान तरह के डेस्क मिलते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हिंदू है तो उनको आगे बैठाइए जी, मुस्लिम है तो उनको पीछे बैठाइए जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। सब एक साथ कहीं भी आप बैठ सकते हो, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, रोल नंबर वाइज होती है तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो समानता का अधिकार कहां पर लिखा गया, ये लिखा गया संविधान के अंदर। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिसके अंदर देश को चलाने के जो मूलभूत नियम है, देश को चलाने के जो मूलभूत नियम हैं वो लिखे गए हैं। इसको ही क्या बोला जाता है दोस्तों, संविधान बोला जाता है। और हर देश को चलाने के अलग अलग रूल्स होते हैं। अमेरिका में अलग रूल्स होंगे, कनाडा में अलग रूल्स होंगे, ठीक है, न्यूजीलैंड में अलग रूल्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया में अलग रूल्स होंगे, भारत में अलग रूल्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जब रूल्स है तो हर देश का अलग अलग संविधान है। कि कुछ देशों का जो है संविधान जो है लिखित में है, ठीक है, और लिखित संविधान को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, यानी लिखित दस्तावेज को ही क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संविधान क्या होता है। अब हम परिभाषित कर लेते हैं कि संविधान क्या होता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि संविधान को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा बनता है कि संविधान क्या है। ठीक है, तो संविधान के लिए आप बेसिकली कहोगे कि जैसे हर गेम के लिए कुछ मूलभूत नियम होते हैं, वैसे ही जिस प्रकार हर खेल के लिए, आपको ये समझ तो आ रहा है ना कि जिस प्रकार हर खेल के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं, वैसे देश को चलाने के भी कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें नियमों की ज़रूरत पड़ी, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सीखते जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप संविधान को परिभाषित कीजिए कि संविधान है क्या। ठीक है, तो लिखिए कि जैसे हर खेल के लिए कुछ मूलभूत नियम होते हैं, वैसे ही प्रत्येक देश को चलाने के मूलभूत नियम होते हैं। ठीक है, अब ये जो मूलभूत नियम है वो किसी ना किसी दस्तावेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि आधुनिक देशों में ये सहमति वाले मूलभूत नियम
अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, सहमति वाले। सहमति का मतलब क्या है दोस्तों? यानी ये ऐसे नियम है जिसको सभी मानते हैं, सभी कहते हैं कि जी हम सहमत हैं, बिल्कुल सभी को समानता का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, इससे हम सहमत हैं। तो जितने भी रूल संविधान में लिखे गए हैं वो सभी, जो भी भारत में नागरिक रहता है वो संविधान की पालना करता है, यानी वो संविधान से सहमत है, उसमें जो रूल है उसको मानने हैं, ठीक है। वो उसके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता है कि मैं इस रूल को नहीं मानूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आधुनिक देशों में, यानी आजकल क्या हो रहा है, आधुनिक देशों में सहमति वाले मूलभूत नियम लिखित रूप में होते हैं, लिखित रूप में होते हैं, तथा इस लिखित दस्तावेज को, यानी जो डॉक्यूमेंट होता है, क्या बोला जाता है दोस्तों? संविधान कहते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के क्या किया गया कि एक दस्तावेज लिया गया, एक डॉक्यूमेंट लिया गया जिसके अंदर देश को कैसे चलाया जाएगा ये कुछ नियम लिख दिए गए कि देश में सरकारें कैसे बनेंगी, देश में सबको समानता कैसे मिलेगी, देश में सब लोग, देखिए कितने सारे धर्म आते हैं, तो उन धर्मों में लड़ाई ना हो किसी भी चीज़ को ले करके, इस चीज़ के लिए प्रावधान किए गए। और वो प्रावधान कहाँ लिख दिए गए? संविधान के अंदर लिख दिए गए कि ऐसे ऐसे चुनाव होगा, सभी जो है मताधिकार सभी को प्राप्त होगा, सभी अपना अपना जो है वोट दे सकेंगे, कोई भी ताकतवर इंसान जो है किसी भी कमजोर इंसान को दबा नहीं पाएगा, वो कानून का सहारा ले सकता है, कोई अपराध नहीं कर पाएगा, अगर कोई अपराध करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो ये सारे के सारे रूल्स। अब पुलिस जो है वो क्या करेगी? अपराधियों को पकड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए। हो सकता है ना कि अगर पुलिस को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए जाए तो पुलिस क्या हो सकती है, उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। पुलिस जो मैन होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि किसी को फंसा सकते हैं कि देखिए मैं आपको जो इस झूठे केस में फंसा दूंगा, आपको जो है मेरे को इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान है वो न्यायालय में जा सकता है, वो उस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दायर करवा सकता है। कहाँ पर? न्यायालय में जा करके। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बनी है, ठीक है। अगर किसी को सजा हो भी जाती है छोटे कोर्ट में तो वो बड़े कोर्ट में जा करके अपना केस लड़ सकता है। तो ये तमाम तरह के जो नियम है कि अपराधी को सजा मिले और जो आम इंसान है यानी जो बेकसूर है उसको किसी भी तरीके से सजा ना मिल पाए। तो ये सारे के सारे नियम किस में लिखित हैं दोस्तों? ये सारे के सारे नियम संविधान में लिखित हैं। तो ये चीज़ हुई आपके समझने वाली। आपको क्या समझ आया संविधान की परिभाषा? कि आधुनिक देशों में सहमति वाले मूलभूत नियम लिखित रूप में होते हैं तथा इस लिखित दस्तावेज को क्या संविधान कहते हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है, संविधान कहते हैं। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये संविधान जो है वो बनाया कब गया और बनाया किसने, और ऐसा क्या किया गया, ऐसे किस तरीके से इसको बनाया गया कि पूरे देश के सारे लोग इसको मानते हैं और किसको कोई क्वेरी भी नहीं है, यानी किसी को कोई इससे दिक्कत नहीं है कि हाँ बिल्कुल संविधान में जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया है, यानी सभी के सभी आदर्श जो हैं भारतीय संविधान में फॉलो होते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि संविधान तो ठीक है, लेकिन किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, यानी नियमों की ज़रूरत क्यों होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि संविधान की किसी भी देश को ज़रूरत क्यों है, संविधान की ज़रूरत क्यों, ठीक है। तो इसका जवाब लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद होता है, ठीक है। और जितने भी आंदोलनकारी थे जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, वो क्या थे? अंग्रेजों की क्रूर नीतियों की वजह से परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीयों का शोषण किया था, और तो कुछ उन्होंने किया नहीं। तो अब भारतीयों का शोषण किया था, तो ये जो आंदोलनकारी थे वो परेशान थे कि ये जो सरकार होती है ना, ये जो देश को चलाती है, ये गरीब जनता का बहुत शोषण करती है। तो अब वो कहते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब फिक्स नियम बना दो कि कुछ भी हो जाए ये जो सरकारें हैं ये जनता का शोषण ना कर पाए। तो उन्होंने कहा कि कुछ आदर्श नियम हम लागू करेंगे,
आदर्श नियम हम लागू करेंगे, लेकिन इन नियमों को लिख के अपने एक दस्तावेज बना देते हैं जिसको क्या बोलेंगे, संविधान बोलेंगे। अब आने वाली जितने भी पीढ़ियां वो संविधान के अनुसार चलेंगी तो वहां पर किसी का शोषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सोच करके उन्होंने क्या बना दिया, संविधान बना दिया और संविधान के अंदर कुछ रूल्स बना दिए। अब वो संविधान क्या क्या काम हमारे लिए करता है जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों संविधान की वजह से हमें 3 हेल्प मिलती है। संविधान की वजह से हमें पहला तो ये पता चलता है कि देश का संचालन कैसे किया जाए। ठीक है, इसके लिए कि देश का संचालन कैसे किया जाए उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, संविधान की तरफ जाना पड़ता है, यानी संविधान की जरूरत पड़ती है। पहली चीज, इसको डीप से समझेंगे, पहले हेडिंग समझ लेते हैं। दूसरी चीज आती है कि निरंकुशता पर प्रतिबंध। अब ये एक नया शब्द है, निरंकुशता पर प्रतिबंध। अब देखो दोस्तों, अंकुश क्या होता है, किसी भी चीज को कंट्रोल में रख पाना अंकुश होता है। और निरंकुश का मतलब क्या है कि उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो है वो क्या होता था कि किसी राज्य का राजा जो होता था उसके पास तमाम सारे जितने भी अधिकार होते थे वो राजा के पास होते थे। राजा किसी को भी कोई सजा दे सकता था, राजा किसी के ऊपर कितना भी टैक्स लगा सकता था, कितना भी कर वसूल सकता था। ठीक है, ऐसा ही किसके टाइम हुआ, ऐसे ही अंग्रेजों के टाइम हुआ। अंग्रेज अपनी मर्जी से चलते थे, वो किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते थे, किसी से भी कितना भी रुपया मांग सकते थे, किसी का भी खेत छीन लिया करते थे। तो ये सारे के सारे अधिकार किसके पास रहते थे, जो राजा होता था, यानी जो गवर्नमेंट होती थी, जो सरकार होती थी, उसके पास सारे के सारे अधिकार होते थे। अब ये क्या कहते हैं कि सरकार बनेगी कैसे, ये तो संविधान में लिखा ही गया, साथ में ये भी लिखा गया कि सरकार जो है उसमें निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि वो अनकंट्रोल हो। ठीक है, सारे के सारे अधिकार सरकार के पास नहीं होने चाहिए, कुछ अधिकार जनता के पास भी होने चाहिए, तो ताकि वो क्या कर सके कि जो सरकार है उस पर कंट्रोल कर सके। जैसे आपको पता है कि अगर अब कोई भी सरकार, ये गवर्निंग बॉडी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना रहता है, 5 साल ही रहता है। और 5 साल के बाद जनता इस प्रधानमंत्री को बदल देती है अगर ये प्रधानमंत्री जनता का भला ना करे तो। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पीएम को अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, जनता के भले का काम करना पड़ता है। अब सोच करके देखिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन खुद कमा सकता है, देश के विकास में हो सकता है कि वो ना लगाए, लेकिन यहाँ पर उसे लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर उसे 5 साल बाद जनता को जवाब देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। यानी इसकी जो निरंकुशता थी उस पर क्या लग गया, अंकुश लग गया, यानी निरंकुशता पर क्या लग गया दोस्तों, प्रतिबंध लग गया। और अगर ये कहे कि चलो 5 साल के बाद तो हटा दे, 5 साल के बाद तो चलो हट ही जाऊंगा, लेकिन 5 साल में खूब मजे कर लूं, प्रधानमंत्री रह करके 5 साल में खूब मजे कर लूं और जितना पैसा मेरे से कमाया जाता है उतना मैं कमा लूं, 5 साल के बाद तो चाहे जनता हटा ले, चाहे कुछ भी कर ले, 5 साल के बाद तो मैं कुछ इतने तक तो मेरा काम तमाम हो ही जाएगा वैसे भी, और इतने में तो मेरे पास काफ़ी धन आ जाएगा, तो मुझे ज़रूरत ही भी नहीं पड़ेगी दोबारा से पीएम बनने की। ठीक है, कोई भी मंत्री है, पीएम की नहीं बात, कोई भी मंत्री एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या है कि अब अगर ये 5 साल तक ऐसा ठान भी ले तो जनता के पास अधिकार है, जनता के पास अधिकार है, उसके पास एक तरीका है कि वो 5 साल से पहले भी इस मंत्री को मंत्री पद से हटवा सकती है। और वो किस में लिखा गया, वो लिखा गया संविधान में। यानी इस तरीके से क्या पता चला कि हम किसी भी, कोई भी अगर हमने अपना प्रतिनिधि चुना है, अपना कोई मंत्री चुना है, अपना नेता चुना है, तो वो अगर सही काम नहीं कर रहा तो उसे हम 5 साल के बाद बदल सकते हैं। अगर वो 5 साल में भी नहीं सही काम कर रहा तो बीच में भी उसको बदला जा सकता है। तो ये सारे के सारे रूल किस में दिए गए, संविधान में दिए गए। लेकिन क्या पहले राजा बदला जा सकता था? अगर राजा कोई गलत काम भी कर रहा है, जैसे कुछ मुगल शासक हुए जिन्होंने हिंदुओं को बहुत परेशान किया, उन्होंने हिंदुओं क्या कहा कि आप हमारे धर्म में आइए अपना धर्म छोड़ करके। ठीक है, तो ऐसे में क्या उन्होंने राजा हटा सकते थे? बिल्कुल नहीं हटा सकते थे, जैसा राजा कहता था उनको वैसा करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। तो संविधान 2 चीज़ों के
दो चीज़ों के लिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। पहला तो हो गया देश का संचालन, यानी देश में सरकार कैसे बनाई जाए, और सरकार बनाने के लिए भी सबको समान अधिकार हो। आपको पता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले केवल राजाओं के बेटे ही राजा बनते थे, लेकिन अब क्या है, चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी आम आदमी खड़ा हो सकता है, सबको अधिकार है, ठीक है। और वोट देने की बात है तो सभी वोट दे सकते हैं, सभी सरकार बना सकते हैं ना, तो सभी वोट दे सकते हैं। तो इस तरीके से देश का संचालन कैसे हो, ये सारे के सारे रूल्स किसमें है, संविधान में है। यानी संविधान हमें ये बताता है कि देश में सरकार का संचालन कैसे होगा, देश का संचालन कैसे होगा, सरकार कैसे बनाई जाएगी, और फिर सरकार को बनाई जाएगी तो सभी को समान अधिकार कैसे मिलेंगे, दो चीजें। और तीसरी चीज की कुछ आदर्श रूल बना दिए गए जो कि सभी के लिए समान होंगे। कैसे सभी के लिए समान, मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी वोट दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी अब कोई भी जा सकता है, ठीक है। पहले जब अंग्रेजों के टाइम में उच्च यानी जो अमीर घराने होते थे उन्हीं के बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में जाया करते थे, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जॉब में सभी जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो सभी के लिए समान आदर्श, यानी आदर्श का मतलब होता है अच्छे आदर्श, यानी आदर्श सिंपल सी बात है कि शुद्ध नियम होते हैं, यानी सबको समान नियम मिले, उन्हें क्या बोलते हैं, आदर्श बोलते हैं। तो कुछ ऐसे आदर्श उसमें दिए गए। उसके बाद दूसरा वो काम करता है निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि कोई भी है जो एक बार शासन में आ करके उसका गलत फायदा ना उठा सके, वो प्रतिबंध जो है करती है। उसके बाद तीसरा है कि तीसरा जो काम करता है संविधान, वो क्या करता है, वो करता है कि हम खुद को अपने आप से कैसे बचाएं, हम खुद को अपने आप से कैसे बचाएं। ये कौन निर्धारित करता है, ये करता है संविधान। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें हम समझेंगे ज़्यादा और लिखेंगे कम, ठीक है। तो इसमें हम फटाफट से इसको थ्योरेटिकल तरीके से देख लेते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, तो हम क्या लिखेंगे कि संविधान किसी भी देश के लिए निम्न कार्य करता है, इसी के लिए किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। संविधान, ओके। अब पहला जो काम है वो हो जाएगा देश का संचालन। देश का संचालन किस तरीके से, कि संविधान के द्वारा सब में यह साझे नियम लागू हो जाते हैं कि देश में सरकार कैसे चुनी जाएगी और वो सरकार जो है वो कैसे कार्य करेगी। तो पहला काम देश का संचालन कैसे किया जाए, ये हमें हमारा संविधान बताता है, पहली चीज। दूसरी चीज है निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाती है कि कोई भी ताकतवर समूह है वो किसी दूसरे कम ताकतवर समूह पर अपनी ताकत का इस्तेमाल न कर सके। अगर वो इस्तेमाल करता है तो कम ताकतवर समूह को कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि वो भी उनका जो है जवाब दे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हमने समझ लिए कि अगर नेता जनता का शोषण करता है तो जनता उसे हटा देती है, ये एग्जाम्पल हमने पहले समझ लिया था। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई की फैक्ट्री है और फैक्ट्री का जो मालिक है वो मजदूरों का शोषण करता है, तो ऐसे में मजदूरों को अधिकार है कि वो न्यायालय में जाकर या कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरा जो है ये निर्धारित करता है कि संविधान हमें कहता है कि हम खुद को अपने आप से कैसे बचाएं, और ये बचाने में कौन हमारी सहायता करता है, संविधान। तो संविधान ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश जो है वो आस्था रखता है। तो इसकी हमने बात कर दी कि अगर कोई कहे कि यहाँ पर एक टर्म हम समझ लेते हैं, फिर इस एग्जाम्पल को समझेंगे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि राजतंत्र को लेकर के आया जाए और लोकतंत्र को खत्म किया जाए, ठीक है। तो ऐसे में फिर हमें ये समझना होगा कि लोकतंत्र होता क्या है और राजतंत्र क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों में फ़र्क यही है कि राजतंत्र में तो क्या होता है, एक राजा होता है और राजा क्या करता है, प्रजा पर शासन करता है। जो राजा कहता है वही सबको मानना पड़ता है, ये तो क्या हो गया, राजतंत्र हो गया। अब दूसरा है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जो है वो शासन करती है।
कोई भी नेता होता है उसको कौन चुनता है? नॉर्मल सी बात है कि जनता ही चुनती है, और जनता चुनती है, अगर वो नेता नहीं अच्छे से काम कर रहा तो जनता उसे हटा भी देती है। तो इस तरह का जो शासन है, यानी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, लोगों द्वारा चुना गया, लोगों पर किया गया शासन जो है वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि लोकतंत्र में बहुत भ्रष्टाचार है, वापिस से राजतंत्र लाया जाए, मैं खुद ऐसा राजा बनूंगा जो बहुत ही अच्छा काम करेगा, तो हो सकता है वो अच्छा काम करे लेकिन उसके आगे की पीढ़ियां अच्छा काम ना करे। तो ऐसे के चलते जो है राजतंत्र हम नहीं ला सकते, और ये लाने से किसने रोका? हमें संविधान ने रोका, क्योंकि संविधान में रूल है कि लोकतंत्र चलेगा तो लोकतंत्र ही चलेगा। ये चीज हमें क्लियर हो गई। तो ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। अब दोस्तों उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंदर ऐसे क्या आयाम रखे गए, ऐसी क्या चीजें संविधान के अंदर लिखी गई भारतीय संविधान के अंदर कि उसने भारत में सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र, एक शक्तिशाली लोकतंत्र को जो है वहां पर बनाए रखा। वहां पर एक शक्तिशाली लोकतंत्र आज भी काम करता है। अगर वहां पर कोई गलत काम करता है तो उसको सजा मिलती है। तो लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, यानी लोकतंत्र ही चले, ठीक है, इसमें कोई भी कमी ना रखी जाए, कोई भी इसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, तो ऐसे करने के लिए संविधान के अंदर क्या कुछ ऐसे नियम लाए गए, क्या कुछ ऐसे आयाम रखे गए ताकि लोकतंत्र अच्छे से चले। ठीक है, उन आयामों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ उन आयामों के नाम पढ़ रहे हैं, उन आयामों के बारे में विस्तार से चर्चा हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब दोस्तों क्या होगा कि इस चैप्टर में अब तक जो हमने पढ़ा उसमें ज़्यादा हमारा कोई बेस नहीं बन रहा था चैप्टर का, ठीक है। आपका इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का बेस जो है वो अब इस क्वेश्चन से बनना स्टार्ट होगा। अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट होंगी। पहले तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि पहले हमें क्या कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के अंदर राजनीति विज्ञान की जो ब्रांच है उसे स्टार्ट करनी है। फिर उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करना था, ठीक है। तो उसको समझने में हमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब जो है हमारे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी और बहुत अच्छे तरीके से हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, या फिर ये क्वेश्चन आ जाए जो आपके सामने लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में वे मुख्य आयाम कौन से शामिल किए गए हैं जिन्होंने भारत में शक्तिशाली लोकतंत्र बनाए रखने में सहायता की है, यानी भारत में लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा जो शासन हो रहा है, जनता जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, वो कैसे अच्छे से चलता रहे, इसके लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से आयाम शामिल किए गए। अगर ये क्वेश्चन आ जाते तो आपको सिर्फ क्या करना है, उन आयामों के नाम लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा उन आयामों के नाम ही लिखने हैं आपने, ठीक है। अब उसका आंसर आप स्टार्ट कैसे करेंगे कि भारतीय संविधान में निम्न 5 आयाम शामिल किए गए हैं। कितने आयाम हैं दोस्तों? 5 आयाम है। चीज क्लियर हो गई, ठीक है। आयाम शामिल किए गए हैं और उसके बाद यहाँ से लेकर जिन्होंने और की तक बिल्कुल सेम का सेम यहाँ पर लिख देना है। ये चीज आप कर लोगे, ओके। पहला जो हमारा आयाम है वो है संघवाद। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि संघवाद क्या है, संघवाद किसे कहते हैं और संघवाद क्या होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन ही आपका एग्जाम में आएगा, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं ये यही है। इस चैप्टर में आगे 5 क्वेश्चन और बनेंगे। कौन कौन से? संघवाद किसे कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाता है, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, और धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो यही हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रहने वाले। तो फिलहाल आप इनके नाम देख लीजिए, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वहां पर हम इस एक एक को लेकर के बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन बना करके इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें ये आएगा कि बताइए कि संघवाद क्या होता है, बताइए धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हमने आज स्टार्ट किया तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए। देखिए इसमें हमारा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं था, इसमें सिर्फ हम एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ रहे थे, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपका सिलेबस भी आगे बढ़ता जाएगा। भूगोल हमारी कंप्लीट हो गई है, राजनीति विज्ञान में हम फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।